हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का नोटबुक आईएएस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर डेली बेसिस पे द हिंदू करंट अफेयर्स जो भी होता है यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी में हम एक योगदान दे सके और आपकी तैयारी के बेस को बढ़ा सके। तो यहाँ पे हम डेली बेसिस पे जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे उनको हम बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही क्रिस्प तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे ना तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो और आपको नॉलेज गेन हो सके। ठीक है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम शुरू करने वाले हैं अपना द हिंदू का आर्टिकल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं अपने आर्टिकल में। जो आज के प्रॉपर न्यूज़ है उसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। क्या है? अंडरस्टैंडिंग द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल के बारे में जो महाराष्ट्र से संबंधित, वहाँ की पार्टी से संबंधित है, वो जो है निकला हुआ है आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दूसरा क्या है? इंडियाज काबिल एक्वायर्स 5। तो हम देखने वाले हैं आज के आर्टिकल में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकले हुए हैं, वो यहाँ पर हमने ये आपको दे रखी है एक कंटेंट में। पहला क्या है? अंडरस्टैंडिंग द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल के बारे में निकला हुआ है। महाराष्ट्र में इस टाइम बहुत ज़्यादा टर्मोइल चल रहा है, बहुत उठापटक चल रही राजनीति में, तो उससे संबंधित 10th शेड्यूल के बारे में हम जानेंगे। दूसरा क्या है? इंडियाज काबिल एक्वायर्स 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना। इंडिया के काबिल ने जो है अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक्स को जो है फाइंड आउट किया हुआ है। वहाँ पे उसको जो है गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे भेजा गया है लिथियम की माइनिंग के लिए। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि लिथियम की क्या इंपॉर्टेंस है और जो है काबिल क्या है। ठीक है। वन मोर चीता डाइज इन कूनो नेशनल पार्क। अभी कूनो नेशनल पार्क में चीता की मृत्यु है, तो उस पर भी आर्टिकल है, उसको भी हम देखेंगे। छोटा सा आर्टिकल है। और एक है द नॉमिनल ग्रोथ ऑफ चाइनाज इकोनॉमिक। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टर्म्स को देखेंगे जो न्यूज़ में आई हुई टर्म्स है, तो उससे आपकी थोड़ी सी इकोनॉमी की बेस को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, जैसे ये नॉमिनल ग्रोथ और रियल ग्रोथ होता है। ठीक है। तो पांचवा क्या है? इंडिया डजंट नीड वुल्फ वॉरियर। इस भी आर्टिकल को हम देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो इसी बात पे हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल क्या है हमारा? इंडियाज काबिल एक्वायर्स 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना। काबिल क्या है? खनिज विदेश लिमिटेड। काबिल का पूरा फुल फॉर्म क्या है? खनिज विदेश लिमिटेड। खनिज विदेश लिमिटेड, ये रहा आपका काबिल का पूरा नाम। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में ऑपरेट होती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है। इसको क्या है जो है, इसको अर्जेंटीना में अर्जेंटीनाज स्टेट ओन्ड अरामिका माइंस, यहाँ पे इसको जो है लिथियम के खनन की जो है परमिशन मिली हुई है अर्जेंटीना में काबिल को, खनिज विदेश लिमिटेड को। और यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो लिथियम होता है वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। लिथियम क्या है? इंडिया का जो लिथियम है लगभग 24,000 करोड़, जो हमें लिथियम जो हमारे यहाँ यूज होता है लगभग 24,000 करोड़ का लिथियम होता है, जो कि लगभग हम सारे के सारे बाहर से ही जो है आयात करते हैं लिथियम को। और ये लिथियम का प्रयोग हम किन किन चीज़ों में करते हैं? इसको हम व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। लिथियम किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट गोल्ड के नाम से। व्हाइट गोल्ड, इसको आप नोट करके कहीं पे रख लीजिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाइट गोल्ड। ठीक है, इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। लिथियम इज अ की टू द ग्रीन ट्रांजिशन। देखिए ये आर्टिकल, लिथियम इज अ की टू द ग्रीन ट्रांजिशन। ये ग्रीन ट्रांजिशन के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण की के रूप में, कड़ी के रूप में काम करता है। और ये जो लिथियम होता है वो किन चीज़ों में यूज़ होता है? मैक्सिमम वो ऐसी चीज़ों में यूज़ होता है जहाँ पे जैसे एनर्जी को स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस बनाए जाते हैं, जो चीज़ें बनाई जाती है उसमें, जैसे अब बैटरी हो गई, बैटरीज हो गई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये यूज्ड इन एनर्जी स्टोरेशन। ठीक है, एनर्जी को स्टोर करने के लिए जो हमारे इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं उनमें जो बैटरी में, फॉर मोबाइल फोन्स, जो मोबाइल फोन की बैटरी होती है उसमें हम लिथियम का प्रयोग करते हैं। एंड इन ईवीएस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जो जैसे दिल्ली गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ला रही है और जो है पर्यावरण को संबोधित करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को जो है मार्केट में उतारें, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में काफ़ी काम आती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। जो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे जो है सारी की सारी बता दी है। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है और जो है इसके प्रयोग क्या है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारा क्या कहता है? अभी जो है कूनो नेशनल पार्क में, आप जानते होंगे कि 2022 में 17 सितंबर को जो है गवर्नमेंट ने हमारे कूनो नेशनल पार्क में चीतों का पुनर्वास के लिए फिर से योजना शुरू करी थी।
लगभग 1952 से 1952 से जब 1947 था तो सबसे जो अंतिम चीता था उसकी मौत हुई थी इंडिया में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, सबसे अंतिम चीता था। उसके बाद 1952 से जो है इसको हमने विलुप्त घोषित कर दिया भारत से, क्योंकि उसके बाद हमें कोई चीता के जो है साक्ष्य नहीं मिले। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे जो है इसको फिर से रिस्टोर करने के लिए, इसका पुनर्वास करवाने के लिए भारत में कई सालों से प्रयास जो है लगातार जारी रहे थे। तो उसी के मद्देनजर 2022 में हमारी सरकार ने 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में 20 चीतों को जो है रिलीज किया था। वो कहाँ से मंगवाए थे चीते हमने मंगवाए थे दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से मंगवाए थे। 12 दक्षिण अफ्रीका से, 8 नामीबिया से हमने मंगवाए थे, ठीक है। तो ये अफ्रीका से हमने चीतों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। उसी में क्या हुआ कि लगातार कई चीतों की अभी तक मौत हो चुकी है, जिसमें से 20 चीते थे, 20 में से अब जो है 13वें चीते की भी मौत हो चुकी है, ठीक है। देखिए ये इसको कहा जा रहा है कि ये जो चीता था ये बहुत ही, मतलब कि इसमें ऐसा कुछ लगा नहीं था कि जैसे बीच में जब चीतों की मौत होने लगी थी तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको पार्क से हटवा करके फिर से इनको जो है, पहले हमारे यहाँ पे जैसे चीते आते हैं रिलीज करने से पहले उनको एक एनक्लोजर में रखा जाता है, एक जगह पे रखा जाता है जहाँ पे उनको थोड़ा सा मॉनिटर किया जाता है कि इनमें कोई बीमारी तो नहीं है, इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी चीज़ों को देख करके फिर उसके बाद हम रिलीज करते हैं उनको। और वहाँ पर भी अगर जंगल में भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से फिर से उठा करके हम फिर से उनको इनक्लोजर में रखते हैं और उनको हम अपनी देखरेख में रखते हैं। तो जब चीतों की मौत होने लगी थी तो इसको उठा करके फिर से सारे के सारे चीतों को गवर्नमेंट ने इनक्लोजर में रख लिया था, जिसको अभी हम फिर से रिलीज करने वाले थे पार्क में। और उसके पहले ही इनक्लोजर में ही एक चीते की मौत हो जाती है। चीते का क्या नाम था, हमारे शौर्या चीता था, इसका नाम था शौर्या, ठीक है। और ये नामीबिया लीनेज का चीता था, जो नामीबिया से हमने मंगवाया था उसमें का एक ये चीता था, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़ है हमारे लिए, कई दिनों से ये न्यूज़ में भी बनी हुई है, ठीक है। देखिए एक होता है अफ्रीकी चीता, एक होता है एशियन चीता। अफ्रीकी चीता जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या था, एसिनोनिक्स जुबेटस, ठीक है। इसकी विशेषता क्या होती है, इनकी त्वचा थोड़ी भूरी और सुनहरी होती है और जो एशियाई चीतों से मोटी होती है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे कि मैं इसको एज अ रेसिस्ट टर्म में यूज़ नहीं कर रही हूँ, अगर आपको लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं इसको कह रही हूँ कि जैसे आप याद करने के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि जैसे अफ्रीकन लोग होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क होती है, तो उस हिसाब से हम उसके चीते को भी उनसे जो है जोड़ करके देख सकते हैं, तो हमें लंबे टर्म तक जो है याद रहेंगी चीज़ें कि चीता की जो मोटी होती है, इनकी त्वचा मोटी होती है और ये थोड़ा ज़्यादा डार्क होते हैं। जो भारतीय चीते होते हैं, एशियन चीते होते हैं, उनसे थोड़ा ज़्यादा डार्क होते हैं और ये थोड़ा ज़्यादा इनकी फिजिक्स और मसल जो होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं रादर देन हमारे एशियाई चीतों से। तो इनकी त्वचा थोड़ी भूरी होती है और सुनहरी होती है, एशियाई चीतों से मोटी होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो एशियाई प्रजाति की तुलना में उनके चेहरे पर बहुत अधिक धब्बे, ठीक, उनके चेहरे पे बहुत अधिक धब्बे और रेखाएं पाई जाती हैं। जो भारतीय चीते होते हैं या एशियाई चीते हैं उनसे ज़्यादा जो है उन पे धब्बे और रेखाएं पाई जाती हैं और इनका पूरे अफ्रीका महाद्वीप में हज़ारों की संख्या में पाए जाते हैं। वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ही संख्या में है, तो इसलिए इनकी संरक्षण की जो स्थिति है वहाँ पे अभी ये रेड लिस्ट, जो अफ्रीकन चीता है वो रेड लिस्ट की सुभेद्य वल्नरेबल सूची में आते हैं। जो रेड लिस्ट होती है वो दुनिया के जो जानवर और प्रजातियाँ होती हैं उनके बारे में उनका स्टेटस निकालती है कि वो किस स्थिति और किस सिचुएशन में अभी पूरी दुनिया में चल रहे हैं। तो ये रेड लिस्ट की सुभेद्य सूची में आती हैं और ये साइस्ट की सूची 1 में, परिशिष्ट 1 में, अपेंडिक्स 1 में आती हैं। और हमारे जो WP है, WPA वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये जो है 1972 के परिशिष्ट 2 में आते हैं हमारे अफ्रीकी चीता, ठीक है। तो यहाँ पे और एशियाई चीतों के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि एशियाई चीतों की क्या जो है खासियत होती है। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस, ठीक है। इनका क्या था, एसिनोनिक्स जुबेटस है और इनके यहाँ एसिनोनिक्स जुबेटस के बाद बस एक वर्ड लगाना है हमें, वेनेटिकस, तो इससे हमें याद हो जाएगा। इसमें ये 3 नाम के हैं, ये 2 नाम के हैं वैज्ञानिक नाम। विशेषताएं क्या, यह अफ्रीकी चीता की तुलना में छोटा होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अफ्रीकी चीता की तुलना में छोटा होता है। दूसरा क्या है, शरीर पर बहुत अधिक फर, छोटा सिर व लंबी गर्दन, इनका सिर छोटा होता है, लंबी गर्दन होती है। आमतौर पर इनकी आंखें लाल होती हैं और ये प्रायः बिल्ली के समान दिखते हैं। जो ये चीता होते हैं इनको बिल्ली की प्रजाति का ही कहा जाता है, इनको हम बिग कैट्स के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्ली के समान की प्रजाति की होती है। वितरण इनका क्या है,
ये केवल ईरान में पाए जाते हैं। अभी के टाइम पे ये कहाँ पे जो एशियाई चीते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईरान में है। वहाँ पे भी ये जो है 100 की संख्या से भी कम बचे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति अभी क्या है और बहुत ही जल्दी खत्म होने की कगार पे पहुंच सकते हैं। इसीलिए इनको IUCN की रेड लिस्ट में अति संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में जो है, सॉरी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाला गया है। साइट्स की परिशिष्ट अपेंडिक्स 1 में डाला गया और हमारे जो है WPN 1972 में अनुसूची 2 में डाला गया है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। एग्जाम में ये किसी भी ऑप्शंस के तौर पे आपको पूछ लिए जाएंगे तो आपको काम आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो ये था हमारा। और हाँ, जो कूनो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में, जो कि वहाँ पे एक कूनो नदी बहती है। उसी कूनो नदी के नाम से इस नेशनल पार्क का नाम जो है कूनो नेशनल पार्क रखा गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ को देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या है हमारी कि जो महाराष्ट्र है, आप जानते होंगे, आप न्यूज़ को थोड़ा फॉलो कर रहे होंगे तो बहुत से आर्टिकल लगातार आप पिछले साल से ही देख रहे होंगे कि वहाँ पर कभी उनके दल हैं उनके चिन्ह को लेकर के जो है लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी जो है दल बदल की चीज़ों को लेकर के लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो उसी के मद्देनज़र जो है ये देखा जा रहा है कि 10th शेड्यूल को जो है हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकला हुआ है आपके द हिंदू के न्यूज़पेपर में आज। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे न्यूज़ क्या है। सारी की सारी न्यूज़ क्या है कि 2022 में क्या किया कि जो वहाँ की सेना, वहाँ की जो वो थी UBT, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी थी, उसमें से 40 लगभग 37 MLAs, 55 MLAs थे, जिनमें से 37 MLAs वहाँ से जो है हट जाते हैं और वो कहते हैं कि हम अपना एक जो है अलग पार्टी क्रिएट करेंगे। और वो भी किसके जो है, अरे शिंदे के नेतृत्व में। वहाँ पे जो शिंदे हैं उनके नेतृत्व में उन्होंने कहा, एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि हम जो है अलग से अपना ग्रुप बनाएंगे। तो इसको लेकर फिर लड़ाइयाँ होने लग गई। अब जो UBT थी, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी थी, वहाँ पे 14 मेंबर्स बचे थे। और यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हो गया कि जो वहाँ की विधानसभा है वो, जो हमारा 10th शेड्यूल है, वो 10th शेड्यूल के इस चीज़ को कहता है, ये दल बदल कानून पे रोक लगाने के लिए 10th शेड्यूल को लाया गया था। आप 10th शेड्यूल को याद इस तरीके से करते हैं, दल बदल और 10वीं अनुसूची, 10 से दल बदल, 10 से 10वीं अनुसूची। तो इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि ये लाया गया था कब? ये लाया गया था जब 1960s और 70s में क्या था कि जो पेरेंट पार्टीज थी, पेरेंट पार्टीज मतलब कि जो मेन पार्टी होती है, जब मान लीजिए बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, उसके अंदर जो छोटी छोटी और चीज़ें लोग होते हैं या उसमें जो और पार्टीज होती हैं, वो क्या कर रही थी, कभी जो है इस पार्टी में जा रही थी, कभी उठ करके उस पार्टी में चली जा रही थी। मतलब उनकी नैतिकता पे प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लग गए थे। कभी वो पार्टी ने कुछ लालच दे दिया तो वो भाग के उधर चले गए, कभी उस पार्टी ने लालच दे दिया तो भाग के उधर चले गए। इससे क्या हो रहा था कि जो सरकार थी वो स्थिर नहीं हो पा रही थी, सरकार का बार बार गिरना और फिर बनना जो है इस तरीके से लागू हो रहा था। तो यहीं पे इसी चीज को रोकने के लिए सरकार ने फिर क्या किया कि वो लेकर के आई 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आई वो। और इसी से 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में कब लेकर के आई? 52वां संविधान संशोधन 1985 में लेकर के आई, जिसके तहत हमने जो है इस 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, 10th शेड्यूल को हमने इंट्रोड्यूस किया अपने जो है संविधान में, जिससे कि हम दल बदल की चीज़ों पे रोक लगा सके। ठीक है, अभी क्या वो वहाँ पे इशू क्या हो गया कि जैसे वहाँ पे 55 मेंबर्स थे उनके UBT के, उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो है पार्टी में, तो वहाँ से जब 37 MLAs निकल गए और 14 MLAs बचे, तो अब वहाँ की जो विधानसभा थी उसको ये कन्फ्यूजन हो गया। हमारे जो 10th शेड्यूल है उसके हिसाब से क्या होता है कि जो 1/3 मेंबर है अगर किसी पार्टी के, वो जो है अपनी मर्जी से उससे निकलते हैं, तो हम उसको जो है दल बदल के तहत जो है ऐसे रख करके उनको अवैधानिक घोषित नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे इतने लोग जब निकले तो उनको भी अवैधानिक घोषित नहीं किया जा सका। दूसरा क्या था कि जो 14 मेंबर्स बचे थे उनको भी अवैधानिक घोषित नहीं किया जा सका।
वहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई। और दूसरी बात क्या थी कि वहाँ की जो उनके जो पार्टी का सिंबल था वो दूसरी पार्टी बोलने लगी कि ये हमारा सिंबल है, उसकी जो पहली पार्टी थी वो बोलने लगी नहीं कि ये हमारा सिंबल है। अब इस चीज़ को लेकर के जो है इलेक्शन कमीशन के पास पहुँच गए सारे के सारे लोग। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन कमीशन जो है पार्टियों के जो सिंबल्स होते हैं उनको भी वो डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी का कौन सा सिंबल होगा, ठीक है। तो बाद में इनके एकनाथ शिंदे की जो पार्टी थी, जो 40 लोग लेकर के निकले थे, उनको जो है मान्यता दे दी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि हाँ ये जो है जो सिंबल है वो इस पार्टी को मिलेगा। और उसके बाद भी क्या हुआ, इन्होंने विप, एक पार्टी का विप होता है, विप क्या, उसको हम सचेतक बोलते हैं, ये हमारे जो है उसमें विप क्या होता है, वो पार्टी कोई एक विप अपना बनाती है जिससे कि जो उनकी पार्टी जो अंदरूनी चीज़ें हैं और बाहर की चीज़ें उनको जो है कंट्रोल में, एक अनुशासन में रखा जा सके। तो दोनों ही पार्टी ने एक अलग अलग जो है विप जो है अपना घोषित कर दिया। जो 40 मेंबर वाली पार्टी थी उसने कहा ये मेरा विप है और ये जो चीज़ें बोलेगा वो सब पे लागू होगा। और जो 14 मेंबर की पार्टी थी उन्होंने भी बोल दिया कि ये हमारा विप है, जो पहले से ही चले आ रहे हैं, मतलब जब हम अलग नहीं हुए थे तब से हम विप चले आ रहे हैं, तो ये इनके जो है जो डिसीजंस होंगे वो सब पे लागू होंगे। अब यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मतलब कि पूरी की पूरी खिचड़ी पकने लग गई वहां पे, ठीक। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है जजमेंट दिया था, क्या, उसके तहत केएम सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर, केएम सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर, the Supreme Court recommended the Parliament amend the Constitution to vest these powers in an इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल हेडेड बाय जजेस, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि आप कोई एक जो है ऐसी समिति बनाओ, एक ऐसा जो है कुछ ऐसा अमेंड कर करके ले आओ और एक ऐसा ट्राइब्यूनल बनाओ, एक ट्रिब्यूनल बनाओ अमेंड करके, जिसमें जो है जिसको जजों के माध्यम से जो है हेड किया जाए, उसको उसकी जो है अध्यक्षता जज करेंगे और उसको देख रेख जज करेंगे और वो जो है इन सब मामलों पे सही से अपना जो है डिसीजन निष्पक्ष तरीके से दे सकें, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत यही है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बहुत बारी चीज़ें, जैसे कि 2019 में क्या हुआ था, 2019 में जो राजस्थान था, राजस्थान में बहुजन समाजवादी पार्टी जो बसपा थी, उसमें से जो उनके 6 के 6 एमएलए थे वो निकल करके कांग्रेस पार्टी में जा करके मर्ज हो गए। नहीं, 2019 में वो वहां से निकल करके दूसरी पार्टी में जाकर 6 के 6 मेंबर मर्ज हो गए। दूसरा क्या था, गोवा में 2022 का न्यूज़ था कि वहां पे जो कांग्रेस के एमएलए थे 11 के 11 कांग्रेस एमएलए थे, वो जाकर के निकल के सीधे के सीधे सारे के सारे बीजेपी में जो है मर्ज हो गए। तो ऐसे करके जो है सारी की सारी मतलब ढेर सारी प्रॉब्लम्स चलने लग गई हमारी राजनीति में। तो इसको देखते हुए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये चीज़ों का प्रावधान किया कि आपको ऐसा करना चाहिए जिससे कि चीज़ों को हम सुलझा सके ज़्यादा बेटर तरीके से, ठीक है। तो आपको इसमें से देखना है ये 10th शेड्यूल के बारे में जो कहानी थी, वहाँ पे लगभग मैंने आपको ये सारी कहानी सुना दी और विप के बारे में भी बता दिया कि विप क्या होता है। विप वही होता है जो हर पार्टी अपना एक विप जो है बनाती है, जो विप क्या करता है कि वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करता है कि पार्टी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कौन किस तरीके से काम कर रहा है। तो विप उस चीज़ को कंट्रोल करता है, वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करता था। ये सारी चीज़ें हमने बता दी। यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या हुई थी, दिक्कत ये हुई थी कि इसमें दो पैरा दिए गए थे इस 10th शेड्यूल में। पैरा क्या था कि पहला क्या था, फर्स्ट 1/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी स्प्लिटिंग फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप। अगर जो है 1/3 लोग जो है सेपरेट ग्रुप बना लेते हैं तो उनको जो है हम अवैधानिक घोषित नहीं करेंगे उनकी पार्टी को। और दूसरा क्या था, मर्जर ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी विथ अनदर पार्टी दैट इज अप्रूव्ड बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ इट्स लेजिस्लेचर पार्टी। दूसरा क्या था कि पॉलिटिकल पार्टी विद अनदर पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो निकल करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मर्ज हो गई और उसके 2/3 जो है मेंबर्स थे उन्होंने जो है उसको सपोर्ट किया। तो यहाँ पे यही इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो इशू हो गया था, इशू यही क्या हो गया था कि वो वहां से निकल के दूसरी पार्टी में मर्ज हो गए, जिससे कि और उनके 2/3 मेंबर ने उनको अप्रूव कर दिया, जिससे कि उनकी पार्टी को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो है बैन ना किया जाए, ठीक है। तो ये सारा इशू था, इसको हमने देख लिया कि क्या इशू था। और मेन चीज ये है कि 10th शेड्यूल क्या है, ये 52 में संविधान संशोधन 1985 के थ्रू आई हुई थी। 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था, जो दल बदल विरोधी कानून है इसको हम कहते हैं, ठीक है। और विप था ये, ठीक।
तो आगे हम बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको एक जो है ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए, और वो कौन सा केस था, के एम सिंह वर्सेज स्पीकर ऑफ मणिपुर, 2020 का केस था ये। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला आर्टिकल देखते हैं अपना। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है तो ये छोटा सा एक पॉइंट का आर्टिकल, लेकिन मैं ये आर्टिकल इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि इसमें इकोनॉमी का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है। वो टर्म क्या दिया हुआ, देखिए कि द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, द नॉमिनल ग्रोथ ऑफ चाइनाज इकोनॉमी इन द लास्ट ईयर। ठीक है, ये नॉमिनल जो ग्रोथ है, मैं इसके बारे में आपको बात करना चाहती हूँ। ये नॉमिनल ग्रोथ एक होती है, एक हमारी होती है रियल ग्रोथ। ठीक, तो हमने सोचा कि आपको क्यों ना इस टर्म को इसी लगे हाथों समझा दिया जाए, जिससे आपका एक इकोनॉमी के भी जो टर्म्स हैं वो, देखिए जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं या यूपीपीसीएस की, तो जो इकोनॉमी एक ऐसा वर्सेटाइल सब्जेक्ट है हमारा, जिसमें दिक्कत ये है कि हम कोई एक पर्टिकुलर जो है हमारे पास सोर्स नहीं है जहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सके कि यही एक पर्टिकुलर सोर्स है इकोनॉमी का, और यहीं से पढ़ लेने से सारे के सारे हमारे इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इकोनॉमी को लेकर के जो रिसोर्स की दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा है मार्केट में। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि हम जब जो करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ रहता है, जो उसमें टर्म्स रहते हैं, उनको हम डेली बेसिस पे अगर देखते रहें, उस पर अपनी नज़र को बनाए रखें और वो क्या कहते हैं टर्म्स, तो यहीं से ही क्वेश्चंस को पुट किया जाता है हमारे एग्जाम में। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि अब यहाँ पे जैसे कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, तो इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर दें। ठीक है, तो न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ तो यही थी कि बस हाँ 5.2 इन परसेंटेज द फिगर वुड रिप्रेजेंट एन इम्प्रूवमेंट ऑन द 3% रिकॉर्डेड इन 2022 व्हेन जीरो कोविड कर्व्स एंड हैमर्ड बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो बात ये की जा रही है कि जो चाइना है वहाँ पे अब जो है लगभग 2022 से 3% ज़्यादा उनकी जो है ग्रोथ हो रही है, नॉमिनल ग्रोथ। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये नॉमिनल ग्रोथ है क्या। एक होती है आपकी नॉमिनल ग्रोथ, देखिए एक होती है नॉमिनल ग्रोथ और एक होती है आपकी रियल ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ या रियल नॉमिनल ग्रोथ। ठीक है, नॉमिनल ग्रोथ क्या होती है, वास्तविक हो गई, ये रियल को हम वास्तविक कहते हैं। ठीक है, और ये नॉमिनल मतलब कि अवास्तविक एक तरीके से, या नाम मात्र की, या वैसा कुछ। आप देखिए ये टर्म्स जो है, लेकिन ये आप इंग्लिश में ही समझेंगे इसको इकोनॉमी का, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हम एक लेते हैं बेस ईयर इकोनॉमी में, जहाँ से हम चीज़ों की प्राइस को बाद में डिसाइड करते हैं कि हाँ हमारा ये बेस ईयर, तो हमने अभी बेस ईयर क्या ले रखा है, 2011-12 को हमने अपना बेस ईयर मान रखा है। ठीक है, इसके पहले 2004-5 को हमने ले रखा था, 2004-5 था इसके पहले, और उसको चेंज करके हमने 2011-12 को लिया। तो इसके बेस पे जब हम ये देखते हैं कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है, जब हम ये देखते हैं कि आज के टाइम पे जो हमारी टोटल जीडीपी है, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, उसकी जो वैल्यू क्या है, वो आज के प्राइस पे जब हम देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी। अब रियल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी वो होती है जब हम इस बेस ईयर को बेस बना करके देखते हैं कि हमारी जो जीडीपी है उसका कुल जो मौद्रिक वैल्यू है, जितना जीडीपी क्या होता है कि हम एक साल में जितने भी एक भी फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी वस्तुओं का अंतिम हम उत्पाद करते हैं उन्हीं की सारी वैल्यू को मिला करके हम जीडीपी कह देते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर टेरिटरी में, इकोनॉमिक टेरिटरी में जो हम प्रोडक्शन करते हैं, तो वही जो है उनका मॉनेटरी वैल्यू जीडीपी कहलाता है। तो रियल वैल्यू, रियल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी जब हम देखते हैं कि 2011-12 में, मान लीजिए इसको समझाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, 2011-12 में 1 केजी जो है आपको प्याज मिल रही थी 100 रुपए की। ठीक है, और अभी वो 1 केजी प्याज क्या हो गई, आपको मिल रही है 150 रुपए की। ठीक, मान लीजिए, मैं मानने के लिए कह रही हूँ, आप इसको जो है लिटरल मत लेके जाइएगा, हालांकि उसके भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो अभी यहाँ पे जब हम इसके बेस पे देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें 50 रुपए की वृद्धि हो गई है। ठीक, 50 रुपए। इसके बेस पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो एक्चुअल में जो इन्फ्लेशन था उसने जो है हमारे प्रोडक्शन को कितना प्रभावित किया है। उसके बेस पे जब हम देखेंगे तो वहां से हमारी असली वाली जीडीपी निकल के आएगी। ठीक है, आज के टाइम पे जो देखेंगे उससे हमें अपनी असली जीडीपी का पता नहीं लग पाएगा, वो नॉमिनल जीडीपी का पता लगेगा। और ये रियल जीडीपी। एक चीज होती है, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो क्या है,
जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? ये सिंपल सा मतलब है जीडीपी डिफ्लेटर का। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है हमारा, उसमें जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें इन्फ्लेशन की वजह से कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसी चीज को हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे 100 रुपए की अगर प्याज मिल रही थी और वही प्याज बढ़ के 150 रुपए हो गई है, तो जो ये 50 रुपए की वृद्धि हुई, 50 रुपए की वृद्धि हुई, ये क्या है? ये हमारे इन्फ्लेशन में वृद्धि की वजह से ये 50 रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जब हम पूरे प्याज के उत्पाद को जब जोड़ेंगे कि हाँ इतने टोटल प्याज का उत्पाद हुआ है, तो हम देखेंगे कि उसमें 50 रुपए हमें एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेशन की वजह से जोड़ने पड़ रहे हैं। और अगर हम रियल में देखते तो वो हमारा 100 रुपए ही केजी में आता। तो ये जो 50 रुपए है, यही हमारे जीडीपी डिफ्लेटर को दिखाता है कि हमारे एक्चुअल इकोनॉमी में जो ग्रोथ हुई है वो इन्फ्लेशन से कितनी प्रभावित है, वही हमारी। इसी से हम देखते हैं कि रियल वेजेस होती हैं, नॉमिनल वेजेस होती हैं। रियल वेजेस भी वही चीज़ें होती है। एक चीज़ जैसे आपने समझ ली तो उसी के बेस पे अदर जो टर्म्स हैं उनको भी आप समझने का प्रयास करिए, तो वो भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब जैसे रियल वेजेस होती हैं तो जो लोगों के मजदूरी होती है, वो उसको जब हम इन्फ्लेशन से जोड़ करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो रियल वेज कितनी हो रही लोगों की। मान लीजिए मैं पहले 100 रुपए की, जो 100 रुपए मेरी कमाई थी, ठीक है, और 100 ही रुपए जो है मार्केट में मेरा खर्चा था। अभी क्या है, मेरी कमाई मान लीजिए बढ़ के 105 रुपए हो गई, लेकिन मेरा जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो बढ़ के 110 रुपए हो गई है। ठीक है, तो लेकिन मेरी कमाई बढ़ी तो है, हमें तो लग रहा है कि हमारी कमाई बढ़ी है, लेकिन इन्फ्लेशन ने उसको मार दिया है। इवन जो मेरी पहले जितनी कमाई में मैं चीज़ों को खरीद पाती थी, उससे भी कम चीज़ों को अब मैं खरीद पाऊंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ के 110% हो गई है और मेरी कमाई जो है सिर्फ 105 रुपए हुई है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इस टर्म को देख लिया। चलिए अब हम आगे बढ़े हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए लगे हाथ। आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब एक न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत दिनों से चल रही है, जो है न्यूज़ में है, कंटिन्यूसली आर्टिकल निकल रहे हैं, आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, और लोग जो है सोशल मीडिया को आप फॉलो कर रहे होंगे, तो आप हो सकता है आपने खुद भी जो है उसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ हो। ठीक है, तो आर्टिकल क्या है हमारा? आर्टिकल ये है, इंडिया डजंट नीड वोल्फ वॉरियर। ठीक, पहले मैं आर्टिकल का ही मतलब आपको समझा देती हूँ कि ये निकला ही क्यों है, नहीं तो हमें पहले कंफ्यूजन होता है कि आर्टिकल है क्या। इंडिया डजंट नीड वोल्फ वॉरियर। वोल्फ वॉरियर क्या है कि ये एक वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, जो चाइना के टर्म में हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। ये लगभग जब कोविड आया था 2019 का, उसके बाद से ही लगभग हम यूज़ कर रहे हैं, इवन 2015 से यूज़ कर रहे हैं। उनके यहाँ पे एक 2015 में मूवी आई थी वोल्फ वॉरियर नाम करके, जिसमें यही दिखाया गया था कि वहाँ पे उनके जो सैनिक है, चाइना के जो सैनिक है, वो पश्चिमी देशों के भाड़े के सैनिकों से लड़ाई कर रहे हैं बहुत जोर शोर में। तो वहाँ से वो वोल्फ वॉरियर का नाम उठाया गया था, और इसको हम चाइना के टर्म में यूज़ करते हैं। चाइना के टर्म में यूज़ कैसे करते हैं कि जैसे चाइना है, 2019 में क्या हुआ, पेंडेमिक आया, कोविड-19 आया, और वहाँ पे फिर लोगों ने कहा कि चाइना इस चीज़ में विफल हो गया कि वो लोगों को, जैसे 2019 में क्या हुआ कि चाइना, लोगों ने कहा कि ये अदर कंट्रीज ने उसके ऊपर जो है ये बताया कि जो चाइना है वो विफल हो गया कोविड पेंडेमिक को फैलाने में। ठीक है, उसको रोकने में वो विफल हो गया। हाँ, तो ये वोल्फ वॉरियर जो डिप्लोमेसी है, ये हम चाइना के परिप्रेक्ष्य में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 2015 में उनकी मूवी आई थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम इसको यूज़ करने लग गए चाइना के लिए। 2019 में जब पेंडेमिक आया, कोविड-19 आया, तो लोगों ने, पूरी दुनिया की कंट्रीज़ ने चाइना के ऊपर ये ब्लेम किया कि चाइना इसको रोकने में नाकामयाब रहा। लेकिन चाइना की जो धृष्टता कहिए कि हाँ, वो फिर जो है इस चीज़ को बहुत ही उस तरीके से खड़ा हो, और उसने एकदम से अपोज करना शुरू किया, वहाँ के मंत्रियों ने अपोज करना शुरू किया, सोशल मीडिया पे चीज़ों को पोस्ट करना शुरू किया कि नहीं, हमने जो है ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। तो ये इस प्रकार की जो उसकी रणनीति होती है, और आसपास के जो उनकी टेरिटरीज है उनको वो एक्वायर करने, उन पर जो है कब्जा जमाने के लिए भी वो इन सारी रणनीतियों का प्रयोग करते रहते हैं। तो इन्हीं सबको मिलाकर के वहाँ पे वोल्फ वॉरियर की डिप्लोमेसी कहा जाता है। तो ये जो आर्टिकल है, इन
गोड बोले का है, इन्होंने जो है इसी टर्म को यहाँ पे यूज किया है कि इंडिया डजंट नीड वुल्फ वॉरियर, हम वैसी तरीके की पॉलिसी नहीं चाहते हैं। ये किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है आपके मालदीव के संदर्भ में। अभी आप जब न्यूज में देखे होंगे कि मालदीव जो है बहुत दिन से न्यूज में बना है, इंडिया और मालदीव के बीच में काफी लड़ाइयां चल रही। कल का ही आर्टिकल था कि मालदीव ने, कल तो द हिंदू की छुट्टी थी, परसों का आर्टिकल था कि मालदीव ने जो है इंडिया को पूरा अल्टीमेटम दे दिया कि 15 मार्च तक जो है आपको मालदीव को खाली कर देना है। ठीक, चलिए इसको मैं पूरा आपको जो समझा देती हूँ मालदीव वाला पूरा मैटर क्या है। मैटर ये है कि जब जनवरी 2 जनवरी से स्टार्ट होता है मैटर। अब न्यू ईयर का टाइम था और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने सोचा कि चलो भाई हम अपने इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। वो पहुंच गए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जाकर के उन्होंने वहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह में और वहाँ पे घूमते टहलते और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर फोटोज उन्होंने जो है ट्विटर के एक्स हैंडल पे अपलोड कर दी। अब क्या था कि जिस कंट्री की इकोनॉमी टूरिज्म पे ही डिपेंड करती है और वो भी जो है इंडिया से जो है टूरिज्म सबसे ज़्यादा है उनके यहाँ पे, तो उस कंट्री को मिर्ची तो लगनी ही लगनी है। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा इस बात का दुख हो गया कि इंडिया अब जो है मालदीव को पीछे करके अपने यहाँ खुद के टूरिज्म को प्रमोट करना चाहता है। तो इसी को देखते हुए वहाँ के कुछ मंत्रियों को मिर्ची लगी और उन्होंने कुछ उल्टा सीधा हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए बक दिया, जाकर के कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। जैसे मालशा शरीफ थी वहाँ की मंत्री, मरियम शिवना थी एंड महजूम माजिद, ये 3 लोग थे जिन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया जो कि इंडिया के लोगों को देख करके लगा कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और जो है फिर हमारे यहाँ से भी कुछ उसके रिटेलिएशन में वहाँ पे बोला गया। लेकिन बाद में मालदीव के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बोला कि ये इन लोग का जो स्टेटमेंट था ये हमारी सरकार से संबंधित स्टेटमेंट नहीं है, ये इनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, और उनको जो है उनके पद से बर्खास्त भी कर दिया गया। लेकिन बात ये हो जाती है यहाँ पे जो ये वुल्फ वॉरियर दिया गया है, दिक्कत यही है कि लोग आजकल के जो सोशल मीडिया का टाइम है उस पे क्या करते हैं कि कहीं पे भी कुछ भी बोलने लग जाते हैं। हमें ये चीज़ नहीं देखनी है कि गवर्नमेंट, हमें ये चीज़ देखनी होती है कि गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है जिसको वो अपने तरीके से हैंडल करेगी, उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स है। हम अपने एक जो है बहुत ही शॉर्ट टर्म के सेंटीमेंट के हिसाब से जो है चीज़ों को बोलने लग जाते हैं। तो इसी के चलते लोगों ने हैशटैग मालदीव को जो है हैशटैग करना शुरू कर दिया, बॉयकॉट मालदीव ऐसा करना शुरू कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है मालदीव के भी जो गवर्नमेंट है उसको बुरा तो लगेगा ही। और उसके साथ ही साथ अभी पिछले ही साल वहाँ पे एक नई पार्टी का इलेक्शन हुआ था और वहाँ पे एक नई पार्टी सत्ता में आई हुई है 2022 में, जो कि वहाँ की मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, एमडीपी के ही मोहम्मद मुइज़ू जी जो हैं वो वहाँ पे इस टाइम पे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो वो उनको एंटी इंडिया के नाम से जाना ही जाता है। ठीक है, उनको प्रो चाइना के नाम से हम जाते हैं। उसके पहले जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट जो है प्रो इंडिया के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, तो वहाँ पे उनकी ये एक अंदरूनी, आप पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, ये अंदरूनी पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई एक पार्टी होती है वो दूसरी पार्टी की नीतियों का विरोध करती है। लगभग हर मामले में देख लीजिए, आप इंडिया में ही देख लीजिए, कांग्रेस है वो बीजेपी की पॉलिसी का विरोध करेगी, बीजेपी है वो कांग्रेस की पॉलिसी का विरोध करेगी। अदर पार्टीज है वो आपस में एक दूसरे, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे जो जनमत का बेस है इसी से हमें अपने जनमत से वोट मिलेगा। तो हर पार्टी जो है एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलती रहती है। तो वहाँ की भी पार्टी में यही हाल था। तो जो दूसरी पार्टी थी, जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ये एंटी इंडिया के उसमें जानी जाती थी। और वहाँ के लोगों में थोड़ा बहुत टाइम से ये सेंटिमेंट भी चल रहा था इंडिया को लेकर के, कुछ और चीज़ों को लेकर के लोग गुस्से में भी थे। तो उन्होंने फिर ये बायकॉट इंडिया आउट पॉलिसी को जो है प्रमोट करना शुरू कर दिया कि अब इंडिया वहाँ से पूरी तरीके से निकल जाए। और इसका जो सामरिक महत्व है मालदीव का वो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। हम लोग तो अपने जो हम नॉर्मल लोग हैं, हम अपने एक नॉर्मल सेटिमेंट में आकर के चीज़ों को बोल देते हैं जाकर के सोशल मीडिया हैंडल पे, और फिर गवर्नमेंट को उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी निर्धारित करनी पड़ जाती है। तो ये जो है हमारे लिए नुकसान का सौदा हो सकता है, नुकसान का सौदा इन द सेंस, क्योंकि जो मालदीव है वो इंडियन ओशन में इंडिया से सटा हुआ एक जो है छोटा सा आइलैंड है। ठीक है,
और वहाँ पे इंडिया की उपस्थिति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब इंडिया अपने साउथ ग्लोबल के लिए अपने आप को नेता कहने के लिए कहता है कि मैं नेता हूँ साउथ ग्लोबल का, तो हम किसी को नाराज़ करके भी नहीं चल सकते हैं। जब आप चाइना का विरोध करने के लिए चाइना की ही पॉलिसी को अपनाएंगे तो इससे जो है लोगों में क्या मैसेज जाएगा। ये आर्टिकल यही कहना चाहता है कि आप चाइना का विरोध करने के लिए चाइना टाइप की ही पॉलिसी मत अपनाइए। आप अपने आसपास के जो कंट्रीज हैं उनको दबाने का प्रयास मत करिए, उन पे इस तरीके का भाषाओं का प्रयोग मत करिए, उन पे जो है उनको हिट मत करिए इस तरीके से, जैसे हमारे सोशल मीडिया पे लोग जो है हिट कर रहे हैं आजकल। तो ये इसी चीज़ को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि तो ये थी सारी की सारी न्यूज़ कि कैसे कहाँ से शुरू हुआ। जब 2 जनवरी से हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फिर वहाँ पे उन्होंने जो है वहाँ की नई पार्टी जो आई है वो यहाँ के विरोध में है। और अभी जो है मोहम्मद मुइज़ू जी चले गए थे चाइना में जाकर के चाइना में विजिट किया उन्होंने, और वहाँ पे चाइनीज़ जो मंत्री थे उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्टमेंट करिए। तो इसका सामरिक महत्व देखिए, सामरिक महत्व अब कैसे हमारा जो है इम्पैक्ट कर रहा है। इस चीज़ से इम्पैक्ट कैसे कर रहा है कि जो इंडियन ओशन है अब वहाँ पर आकर के चाइना, अब मान लीजिए ये है इंडिया, ये है इंडिया, अब यहीं से लगा हुआ इधर जो है, इधर ऐसे जो है आपका मालदीव हो गया इस एरिया में, और यहीं पे लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। और अब इधर चाइना हो गया, इस पीछे की तरफ यहाँ पे चाइना हो गया, ठीक। अब इधर ये मालदीव के सारे आइलैंड है छोटे छोटे। अब यहाँ से चाइना पहले से ही बेल्ट रोड इनिशिएटिव चला रहा है। इसको हम एज अ एंटी इंडिया के तौर पे देखते हैं, इसलिए देखते हैं क्योंकि वो एक तरीके से पूरे इंडियन ओशन में ये इधर साउथ चाइना, इधर पूरा साउथ चाइना सी हो गया, पूरा साउथ चाइना सी से होते हुए पूरा इंडियन ओशन को लेते हुए पूरा ये घेरने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे जो है अलग अलग ट्रांसपोर्ट के पूरी चीज़ें बना रहा है। तो अब हमें ये यही दिक्कत है कि यहाँ से जब उन्होंने मालदीव ने चाइना को बुला लिया है तो चाइना इधर भी आएगा, यहाँ भी चाइना अपनी पकड़ बनाएगा, यहाँ पे चीज़ों को करेगा। तो हमारे लिए ये एक खतरा हो सकता है या खतरा बढ़ सकता है, जो पहले से मौजूद है वो चीज़ें और बढ़ सकती हैं। आर्टिकल यही कहना चाह रहा है कि जितनी हमें ज़रूरत, जितनी मालदीव को ज़रूरत हमारी है उतनी ही हमें ज़रूरत मालदीव की भी है, ठीक है। अब लोग बहुत ही ज़्यादा, मैंने खुद एक देखा था कमेंट जिसमें वो लोग कह रहे थे कि एक दिन के लिए लोग अगर हमारे इंडिया के जितने क्या गुज्जर वगैरह पता नहीं क्या वो गुज्जू खाना छोड़ दें उतने में तो हम पूरा मालदीव खरीद लेंगे। तो जाहिर सी बात है ऐसे कमेंट्स जो है किसी भी कंट्री के सेंटिमेंट्स को जो है प्रभावित तो करेंगे ही करेंगे। जैसे इसी में आर्टिकल में आप देखेंगे मोहम्मद मुइज़ू ने ही बोल दिया था कि हम छोटे हैं तो क्या हुआ, अगर कोई भी कंट्री छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अदर कंट्रीज को उसको बुली करने का अधिकार मिल जाता है, अदर कंट्री उस पर जो है उल्टे सीधे कमेंट करने लग जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके से हर कोई हमसे बिहेव करने लग जाए। और बात यह है कि ये सारी चीज़ें करके हम अपने रिश्तों को और ज़्यादा ख़राब करने पे ही जो है ख़राब करने के ही रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, इससे हमारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी। और हमें अगर चाइना को टैकल करना है, आप देख ही रहे होंगे कि लगभग इंडिया के जो आसपास की लगभग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान हो गया, आप ये ताइवान को देख रहे हैं, बांग्लादेश में भी आप देख लीजिए, बांग्लादेश में इस टाइम पे सबसे बड़ा उसका ट्रेड पार्टनर कौन है? चाइना है। बांग्लादेश जबकि आता हमारे इंडिया के एकदम अंदर में, आप समझ लो तो उसके आर्म्स के नीचे आता है वो, लेकिन फिर भी वहाँ से सबसे ज़्यादा उनका जो है ट्रेड किससे हो रहा है? चाइना से हो रहा है। तो वो सारी चीज़ों पे हर जगह अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, और हमें इस चीज़ को देखते हुए अपने कदम को बहुत ही फूंक के रखना चाहिए और बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए, जिससे हमारी चीज़ें और ना बिगड़े और हमारे जो आसपास के, जैसे 2000 इन्होंने ये भी बताया आर्टिकल में, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कि 2000 अभी G20 का जो हमने सम्मेलन करवाया था उसमें हमारा जो है थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन वर्ल्ड, ऐसे ही करके थी। वसुधैव कुटुंबकम हमारी थीम थी। जब हम वसुधैव कुटुंबकम थीम को लेकर के चल रहे हैं और ऊपर से जो है अदर कंट्रीज़ को हम डिफेम कर रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं, तो ये कहाँ तक जो है सही साबित हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें थी इस आर्टिकल की। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, और इन पे जो है आपको मैंने सारी की सारी लगभग इसकी पूरी कहानी बता दी है कि क्या डिप्लोमेसी, इस पे दो पक्ष ज़्यादा काम कर रहे हैं। दो पक्ष क्या है, हम इसको जो है इस तरीके से देख रहे थे कि हमारे पीएम जी जा करके वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया, इस वजह से वो गुस्सा आ गया, लेकिन उसके इतर दो पक्ष सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स ये सबसे ज़्यादा
मेन थी। दूसरी आपका सोशल मीडिया, इसने पूरा का पूरा सिनेरियो खड़ा किया है। ठीक, हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक, तो इसी के साथ ये रहा आज का हमारा सारा का सारा आर्टिकल, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और टर्म्स भी जो इम्पॉर्टेंट थे, जो कहानियाँ थी, जो सारी चीज़ें उससे संबंधित थी, वो हमने सारी की सारी यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को देखते रहिए। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसी के साथ हम नई नई खबरों के साथ आपके साथ बने रहेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, खाते पीते मस्त रहिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।